हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फिजिक्स क्लास 12th का सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये रहा इसका टॉपिक जेनर डायोड। अब जेनर डायोड क्या होता है? ये एक बहुत ही स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। इसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा अलग चीजें नहीं होने वाली है। आपको पीएन जंक्शन डायोड में ही थोड़ा सा और डेप्थ में देखना पड़ेगा, स्पेशली विथ रेफरेंस टू रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो बिना समय लगाए आपको जल्दी से लेकर के आते हैं इसके पूरे कंटेंट के ऊपर। तो सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, some devices which are basically junction diodes are developed for different applications। ठीक है, कुछ डिवाइसेस जो कि बेसिकली क्या होते हैं, जंक्शन डायोड्स ही होते हैं। ठीक है, कौन से वाले जंक्शन डायोड? अरे पीएन जंक्शन डायोड। कौन सा जंक्शन डायोड बेटा? पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो कुछ डिवाइसेस हैं जो कि बेसिकली जंक्शन डायोड्स ही हैं, बट उनको डेवलप करके रखा गया है फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। उनको डेवलप करके रखा गया है फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, और हमारा फोकस किस पर होने वाला है? बेसिकली जेनर डायोड के ऊपर। तो जेनर डायोड जो है ना, इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है कि बेटा दिस इज यूज्ड इन द रिवर्स बायस कंडीशन। इन रिवर्स बायस कंडीशन जेनर डायोड का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम जो है वो ये है कि इसको आप बहुत ही इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन। इसको आप बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई मसला, कोई परेशानी? पक्का? ठीक है, तो अब जरा गौर करा जाए। द इंपॉर्टेंट डिवाइसेस आर एज फॉलोज। जेनर भी है, फोटो डायोड भी है, अरे एलईडी भैया, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, और आखिरी वाला क्या है? सोलर सेल है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना बेटा, वो लिटरली यहां पे जेनर डायोड होता है। क्या होता है? जेनर डायोड होता है। आई बात समझ में? तो बहुत ही फेमस होता है जेनर डायोड। अब हम जरा गौर करते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें स्पेशल होंगी जेनर डायोड के बारे में। तो सबसे पहली बात तो मैंने क्या बता दिया कि इसकी खास बात क्या है कि आप इसको बड़े आराम से यूज करेंगे इन द रिवर्स बायस कंडीशन। तो जो नॉर्मल पीएन डायोड्स होते हैं ना, नॉर्मल पीएन डायोड्स में दिक्कत क्या होती है कि नॉर्मल पीएन डायोड जो है वो बेसिकली -8 वोल्ट, रिवर्स बायस कंडीशन में 8 वोल्ट इतना वो झेल लेंगे, उसके बियॉन्ड वो झेल ही नहीं पाते। ठीक है, मतलब उनका जो ऑपरेशन रेंज है ना वो बहुत ही छोटा होता है। तो उसी रिवर्स बायस कंडीशन में, मतलब पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में आप बहुत कम रेंजेस के लिए यूज कर पाते हो। -8 वोल्ट के बाद तो वहां पे एवलांच इफेक्ट आ जाता है, मतलब वहां पे इतना नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है कि सारे के सारे बॉन्ड से टूट जाते हैं। जब ऐसा कारनामा हो जाएगा तो ऑब्वियसली अब जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है वो रिवर्स बायसिंग में काम करके नहीं दे रहा है आपको। आया समझ? लेकिन जेनर डायोड जो होता है ना, जेनर डायोड -8 वोल्ट के बियॉन्ड भी बहुत लंबा रेंज तक वोल्टेज को वो झेल जाता है। आया समझ? तो जेनर डायोड की ये सबसे खास बात होती है। नॉर्मल पीएन डायोड्स हैव अ वेरी स्मॉल ऑपरेशन रेंज, हैव वेरी स्मॉल ऑपरेशन रेंज, हैव वेरी स्मॉल ऑपरेशन रेंज ऑफ वोल्टेज, हैव वेरी स्मॉल ऑपरेशनल रेंज ऑफ वोल्टेज। और वो भी कहां पे? इन रिवर्स बायस कंडीशन। वी आर बेसिकली कंसर्न ओनली फॉर द रिवर्स बायस कंडीशन। इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन, इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाली बात आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी, है ना। तो जेनर डायोड की खास बात क्या है कि उसको आप यूज करेंगे रिवर्स बायस कंडीशन में। अब क्या उसको बहुत अलग तरह से बनाया जाता है? नहीं बेटा, उसको नॉर्मल तरह से ही बनाते हैं। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड ही है, बट सबसे खास बात क्या है कि इट इज अ हेवीली डोप्ड, दिस इज बेसिकली अ हेवीली डोप्ड पीएन डायोड। मतलब पीएन जंक्शन जो हमने बना के रखा हुआ था, जो हमने पढ़ के रखा हुआ था पीएन डायोड, उसमें भाई पी साइड कैसे बना था? जब आपने सिलिकॉन या जर्मेनियम की डोपिंग कर दी थी, किससे करी थी? 13th ग्रुप एलिमेंट से, तब जाकर के वो बना था पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि पीएन जंक्शन में लेफ्ट में आ गया था। ठीक है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बना था? जब आपने सिलिकॉन या जर्मेनियम की डोपिंग कर दी थी विथ 15th ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, 15th ग्रुप एलिमेंट क्या होता है? जैसे कि फास्फोरस हो गया, तो फास्फोरस से जब आप डोपिंग कर देंगे ना, तो वहां पे
मतलब उस साइड में, उस सेमीकंडक्टर में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ, एक्सेसिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा उत्पन्न हो जाएगी। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की होती है। माइनॉरिटी किसकी होती है? होल्स की होती है। वहीं पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी किसकी होती है? होल्स की होती है, और माइनॉरिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की होती है। आगे पूरी बात समझ? चलो अब जरा गौर करना। तो जेनर डायोड में खास बात क्या है कि पहली बात, रिवर्स बायस कंडीशन में बहुत तगड़ा काम करेगा। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड्स ऐसा नहीं कर पाते। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड्स का जो रेंज होता है, ऑपरेशनल रेंज फॉर वोल्टेज रिवर्स बायस में, वो बहुत ही छोटा होता है। -8 वोल्ट के बाद तो एवेलांच आ जाएगा, वहां पे बॉन्ड्स टूट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इतने जबरदस्त निकलेंगे कि आप वो करंट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और जब तक आप पीएन जंक्शन डायोड नॉर्मल में, अगर आप उसे करंट को जब आप कंट्रोल करने का सोचोगे, तब तक तो वो जल के खाक हो जाएगा। ठीक है, एक्सेसिव हीटिंग वहां प्रोड्यूस हो जाती है नॉर्मल पीएन डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में। ठीक है, इतनी पूरी बात समझ में आ गई? तो एक काम करें, पहले जरा जो कुछ मैंने यहां पे लिखा है एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर कहानी को अपन यहीं से आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना प्लीज। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया होगा? चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये वाला बेसिक फंडा होता है फॉर रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, इन अ जेनर डायोड। ओके, अब जरा ना मैं आपको एक बार हल्का सा पीएन डायोड के बारे में जरा बता दूं, बिकॉज अगर आपको जेनर समझना है तो आपकी ग्रिप सबसे तगड़ी किसके ऊपर होनी चाहिए? पीएन डायोड के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें भी उसके डिप्लीशन रीजन पे क्या क्या फर्क पड़ता है, डिप्लीशन विड्थ पे क्या फर्क पड़ता है, इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। चलो बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब जरा गौर करें, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पी साइड है, ये आपका एन साइड है। ठीक है, और यहां पे आपने इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस दे के रखे हुए हैं, कुछ इस तरह से आपने इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस दे करके रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहां पे पी साइड में क्या होता है बेटा? पी साइड में बहुत ज्यादा मात्रा होती है किसकी? होल्स की। पी साइड में काफी ज्यादा मात्रा होती है किसकी बेटा? होल्स की होती है। और यहां पे माइनॉरिटी होती है, इक्के दुक्के आपको मिल जाएंगे क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। वैसे ही एन साइड में सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो किसकी होती है? ये होती है इलेक्ट्रॉन्स की। एन साइड में मेजॉरिटी किसकी होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की होती है। और ऑब्वियसली आपको इक्के दुक्के होल्स दिख गए तो दिख गए। ठीक है, इसको तो आप नहीं रोक पाओगे। अब नाउ द थिंग इज दिस, सबसे प्यारी बात क्या होती है यहां पे, जरा गौर फरमाइएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास चार्ज नेगेटिव है, ये जो होल है इसके पास चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। तो प्लस और माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। लेकिन होल इज बेसिकली इमोबाइल। होल थोड़ी मूव कर लेगा भैया, तो कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है आउट ऑफ अट्रैक्शन ये कूद जाएगा बोरॉन के होल में, ये जो इलेक्ट्रॉन है आउट ऑफ अट्रैक्शन ये कूद जाएगा बोरॉन के होल में, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आउट ऑफ अट्रैक्शन ये कूद जाएगा बोरॉन के होल में। कहां कूद जाएगा? बोरॉन के होल में। अब जो बोरॉन का आइटम था वो अपने होल के साथ ही न्यूट्रल था। ठीक है, और जो फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन था वो फास्फोरस अपने 5वें इलेक्ट्रॉन के साथ ही न्यूट्रल था। नाउ इस फास्फोरस के 5वें इलेक्ट्रॉन का अब जाना कहां हुआ? बोरॉन के होल में। तो यहां पे साफ सफाई हो गई। बेसिकली सफाई कैसे हो गई? जो इलेक्ट्रॉन यहां पे लटके हुए थे वो गिर गए बोरॉन के होल में, जो बोरॉन के होल खाली थे वो भर गए। कैसे भर गए? क्योंकि फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन आकर के कूद गया ना। आया समझ? तो अब उसके बाद जो आपके सामने कहानी प्रस्तुत होगी वो कहानी ऐसे, ये तो कूद के यहां पे आ गया नेगेटिव, ये कूद के यहां पे आ गया नेगेटिव, ये कूद के यहां पे आ गया नेगेटिव, और इनकी हो गई है साफ सफाई। कोई मसला, कोई परेशानी? ठीक है, तो ये जो मैंने बना के रखे ना, ये बोरॉन का वो होल है भैया जिसने एक्सेप्ट कर लिया है। किसको? जिसने एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन दिया किसने? इलेक्ट्रॉन दिया फास्फोरस के 5वें इलेक्ट्रॉन की तो बात चल रही है ना, वही तो गया ना। तो यहां पे फास्फोरस बेसिकली, यहां पे जो फास्फोरस होगा उसका बचेगा बेटा क्या? पॉजिटिव आयन। तो इसी को मिला करके यहां पे जो डेवलप हुआ है इसे कहा जाता है डिप्लीशन रीजन, बिकॉज दिस रीजन इज डिप्लीटेड ऑफ एनी फ्री चार्ज कैरियर। ठीक है भैया, चार्ज कैरियर्स कहां गए? तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था दैट वाज अ चार्ज कैरियर, यहां पे जो बोरॉन का होल था दैट वाज अ चार्ज कैरियर। अब वो जो इलेक्ट्रॉन था, बस इलेक्ट्रॉन एक बार को मूव कर गया, बोरॉन के होल में चला गया तो गायब हो गया ना मेरे भाई। आया समझ की नहीं आया? गायब। कौन गायब? दोनों के दोनों गायब। कौन
दोनों गायब, इलेक्ट्रॉन भी गायब और बोरॉन का होल भी गायब। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, तो दिस इज द डिप्लीशन रीजन। अब होता क्या है डिप्लीशन रीजन में, जरा समझना। अगर तुम बहुत हैवी डोपिंग कर दोगे, ठीक है, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके थे। एक चीज मैं इसको बस यहाँ पे एज अ फैक्ट स्टेट कर रहा हूं कि अगर आपने बहुत हैवी डोपिंग कर दिया तो हैवी डोपिंग की वजह से ये होता है कि डिप्लीशन विड्थ जो है ना वो पतली हो जाती है, ठीक है। तो हैवी डोपिंग रिजल्ट्स इनटू थिनिंग ऑफ डिप्लीशन विड्थ, ठीक है। यहां पे डिप्लीशन विड्थ जो है वो बेटा पतली हो जाती है, तो रिजल्ट्स इनटू थिनिंग ऑफ डिप्लीशन विड्थ, रिजल्ट्स इनटू थिनिंग ऑफ डिप्लीशन विड्थ, ठीक है। अब जरा एक छोटी सी बात पे आप गौर फरमाइएगा, यहां पे आ रही है पॉजिटिविटी, यहां पे आ रही है निगेटिविटी, तो भाई साहब यहां पे एक बहुत ही शानदार इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट हो चुका होगा। अब जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी ना, अच्छा एक और चीज है, चार्जेस भी है तो पोटेंशियल भी डेवलप होगा। अब आप लोग एक बात जानते हैं बेटा कि E इज इक्वल टू होता है माइनस dV/dr, ये वाला फॉर्मूला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, जिसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे ना तो पोटेंशियल की वैल्यू रिड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल की वैल्यू रिड्यूस होती है। अब हाउ कम, ऐसा कैसे होता है? तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई प्लस क्यू का चार्ज है, हमारे पास चार्ज क्या है? प्लस क्यू का चार्ज है। अब ये जो प्लस क्यू का चार्ज है ना वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, हर तरफ से बराबर बनाएंगे, यहां जा रही है इत्थे, उधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, ऐसे क्या है नॉर्मली हर तरफ से निकल रही है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स। क्या निकल रही है बेटा? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है इसकी हर तरफ से। नाउ द थिंग इज दिस कि जैसे आप दूर जाएंगे ना चार्जेस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कम होगी, लेकिन साथ ही साथ पोटेंशियल की वैल्यू भी कम होगी, ठीक है। बिकॉज पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R, ठीक है। तो एज वी मूव अवे, जैसे हम दूर जाएंगे ना फ्रॉम द चार्ज, एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज, जैसे हम चार्जेस से दूर जाएंगे तो एक बात होती है कि ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज, पहली बात तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। लेकिन जैसे हम दूर जा रहे हैं ना तो वी आर बेसिकली मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बट वी आर moving in the direction of electric field, but we are moving in the direction of electric field। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बेसिक ये बैठ रहा है बेटा कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसका मतलब क्या बैठ रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, और पोटेंशियल की वैल्यू रिड्यूस होती है, इस रिडक्शन को शो करने के लिए ही यहां पे माइनस का साइन आया था, इस रिडक्शन को शो करने के लिए ही यहां पर माइनस का साइन आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई पूरी बात समझ? पक्का डन है? चलो ठीक है, तो ये वाला केस डन हो गया, आपके दिमाग में पूरा सेट हो चुका है। अब जरा यहां पे गौर करेंगे, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ना ब्रॉडली लिखना चाहूं, अगर मैं इस फॉर्मूले को ब्रॉडली लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि E इज इक्वल टू, चलो माइनस नहीं है, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली dV। dV का मतलब क्या है? पोटेंशियल। dV का मतलब क्या है? बेसिकली पोटेंशियल। उसके बाद नीचे क्या है? क्या डिस्टेंस। भाई प्लस और माइनस में ये जो डिस्टेंस आ रहा है, कैन आई कॉल इट विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, ठीक है, आई कैन कॉल इट विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, छोटा वाला d। कोई मसला, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करें, जब आपने बहुत हैवी डोपिंग कर दी है, मतलब पी साइड में बोरॉन्स की मात्रा भर भर के डाल दी है, एन साइड में फास्फोरस की मात्रा भर भर के डाल दी है, ठीक है, तो तब जाकर के यहाँ पे क्या होता है? डिप्लीशन विड्थ की थिनिंग हो जाती है, डिप्लीशन विड्थ जो है वो पतला 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 हो जाता है। जब डिस्टेंस कम हो जाएगा, जब डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी बेटा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि डिप्लीशन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बहुत शानदार होगी, ठीक है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, और वो कहां पे इंक्रीज हो रही है? इन द डिप्लीशन रीजन। कहां पे इंक्रीज हो रही है बेटा? इन द डिप्लीशन रीजन।
इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली इन द डिप्लीशन रीजन। तो मेरे ख्याल से पूरी कहानी आपको बैठ रही होगी दिमाग में अच्छे से कि हैवी डोपिंग करने से ऐसा होता है। मैं हैवी डोपिंग की भी तुमसे क्यों बात कर रहा हूं, बिकॉज मैंने कहा था कि जेनर डायोड में होता क्या है, पी एन डायोड ही है, नॉर्मल पी एन डायोड ही है, बट जस्ट दैट की हेवीली डोप्ड पी एन डायोड है, तो दैट्स वाई रिवर्स बायसिंग में वो लंबे रेंज तक खेल पाता है। ठीक है, नॉर्मल पी एन डायोड जो होगा ना वो रिवर्स बायस में -8 वोल्ट के बाद तो एवलांच आ गया भाई साहब। ठीक है, अब एवलांच कैसे आएगा मैं बताऊंगा, और जेनर में क्यों नहीं आएगा बताऊंगा। ये वाली बात समझ में आ गई। एक काम करो, पहले जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। ये वाली बात पूरी अच्छे से समझ में आ गई, नोट कर लिया इसको। चलो 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 चलो, ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया है। ठीक है, ये हैवी डोपिंग की बात हो गई। अब दिखाते हैं कि रिवर्स बायसिंग में क्या होता है। बिकॉज जेनर डायोड जो है ना वो रिवर्स बायस डायोड ही है बेटा। जेनर डायोड क्या है, रिवर्स बायस डायोड ही है। इसका ग्राफ चेक करना पड़ेगा कायदे से रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक का, तब जाके पूरी बात जो दिमाग में सही से बैठने वाली है। ठीक है, अगर मैं इसकी रिवर्स बायसिंग करने के पीछे पढ़ूं तो रिवर्स बायसिंग के लिए लेट्स सपोज यहां से हमने निकाल ली है नेगेटिव साइड, स्विच लगा दिया ताकि कंट्रोल हमारे हाथ में रहे। ठीक है, और जैसे हमने स्विच को ऑन किया, जैसे हमने स्विच को यहाँ पे ऑन किया तो यहाँ पे नेगेटिविटी प्रकट हो गई और यहाँ पे पॉजिटिविटी प्रकट हो गई। हम भी जानते हैं कि चार्जेस का मोशन मैटर करेगा, बट वो सिर्फ तभी मैटर करेगा व्हेन इट इज अक्रॉस द जंक्शन, व्हेन इट इज अक्रॉस द जंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगत में लगे हुए एकदम नेगेटिव चार्जेस और सामने है पॉजिटिव का अट्रैक्शन, तो सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस जो है वो जा करके राइट हैंड साइड में अपना मोशन दिखाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा भी बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली वो मेजॉरिटी में है, बट ये मोशन किसी भी काम का नहीं रहने वाला। क्या बोला मैंने, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है ये किसी भी काम का नहीं रहने वाला, बिकॉज द मोशन इज नॉट अक्रॉस द जंक्शन। तो इस बात को अच्छे से एक बार नोट करवाना बहुत जरूरी है। मैं इसको लिख देता हूं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड, these electrons are attracted towards right hand side, but the motion of these electrons is not countable, या इट इज इनसिग्निफिकेंट, इज नॉट काउंटेबल, या फिर इट इज इनसिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज नॉट अक्रॉस द जंक्शन। भाई साहब कौन सा मोशन काउंट होगा, वही मोशन काउंट होगा जो अक्रॉस द जंक्शन हो। तो ये वाला मोशन काउंट नहीं होगा बिकॉज दिस मोशन इज नॉट अक्रॉस द जंक्शन, बिकॉज दिस मोशन इज नॉट अक्रॉस द जंक्शन। ये जो मोशन है ये जंक्शन के अक्रॉस नहीं है, इसलिए ये मोशन कहीं से कहीं तक काउंटेबल नहीं होने वाला। कोई मसला, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, पक्का? ठीक है। अब तो फिर कौन सा मोशन मैटर करेगा भाई साहब, जब यहां पे आ गई नेगेटिविटी तो इन इलेक्ट्रॉन्स को लगने वाला है रिपल्शन। तो ये नेगेटिविटी जो कि बैटरी के थ्रू आई थी, तो इस नेगेटिविटी ने इसको रिपेल मारा, तो इलेक्ट्रॉन को इतना धक्का लगा दिया कि ये कूद के उचक के वहां चले गए। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन कूद के उचक के वहां चले जाएंगे तो इनका मोशन ऑब्वियसली मैटर करेगा, बिकॉज नाउ इट इज अक्रॉस द जंक्शन। तो मोशन वही मैटर करेगा जो अक्रॉस द जंक्शन हो, मोशन वही मैटर करेगा जो अक्रॉस दी जंक्शन हो। कोई मसला, कोई परेशानी, पक्का श्योर हो? ठीक है, ये अपने पास रिवर्स बायस वाली कहानी होती है। अब रिवर्स बायस में क्या होता है ना कि जो करंट यहां पे आ रहा है वो करंट आ रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो उसको मैं लिख देता हूं कि रिवर्स बायस में करंट जो है इन रिवर्स बायस कंडीशन, इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन, रिवर्स बायस कंडीशन में जो करंट जो है वो है ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मतलब यहाँ पे करंट इलेक्ट्रॉन्स के वजह से आ रहा है और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्के दुक्के ही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटरी अप्लाई कर दोगे, ऐसा नहीं है कि अगर तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटरी अप्लाई कर दोगे तो तुम्हें कुछ बहुत शानदार करंट देखने को मिल जाएगा। बिकॉज करंट जो है वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को कितना तेज धक्का लगा पा रहे हो। करंट तो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि भाई साहब जो आपके मूव करने वाले आइटम है ना उसकी
मात्रा ही इतनी कम है, तुम अगर ज्यादा अच्छी बैटरी अप्लाई कर दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तेज भाग जाएंगे, बट संख्या क्या है उनकी, है तो वो दो ही ना। आया समझ? फॉर दिस डिपिक्शन है तो वो दो ही ना। आया समझ? तो यहां पे रिवर्स बायस कंडीशन में करंट इज नॉट लिमिटेड, करंट इज नॉट लिमिटेड बाय व्हाट अमाउंट ऑफ बैटरी यू आर अप्लाइंग। करंट इस बात पे लिमिट कर रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स यू हैव। आया समझ? आया समझ? ठीक है, तो माइनॉरिटी रिवर्स बायस कंडीशन, करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी, करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, current is due to the flow of minority charge carriers। मेरे ख्याल से पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इस कंडीशन में रिवर्स बायस में कैसा करंट बनेगा, कितना करंट बनेगा, और यहां पे एक और चीज होती है कि करंट जो होता है ना, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज भाई, ठीक है। यहां पे जो करंट आएगा ना रिवर्स बायस कंडीशन में, दिस इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द रिवर्स बायस वोल्टेज अप टू अ सर्टेन लेवल, अप टू अ सर्टेन रेंज, ठीक है। अब उसमें क्या होगा तो जरा गौर करें भाई, जब रिवर्स बायस की बात करूंगा मतलब सब नेगेटिव सब नेगेटिव सब नेगेटिव, ठीक है। वोल्टेज नेगेटिव, करंट नेगेटिव, तो सब नेगेटिव कहां दिखता है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। सब नेगेटिव कहां नजर आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। कहां नजर आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। करंट आएगा, मुझे इतना बता दो कि करंट, अगर रिवर्स बायस की बात करूंगा, ठीक है, तो रिवर्स बायस कंडीशन में करंट जो होता है, करंट का रेंज क्या होगा, करंट का ऑर्डर क्या होगा? मिली, माइक्रो की नैनो, ठीक है, मिली, माइक्रो की नैनो। जाओ कमेंट सेक्शन में लिख करके आओ आंसर, ठीक है, लिख के आ गए, चलो वापस आ जाओ बेटा। माइक्रो भी होता है, नैनो भी होता है, ठीक है, माइक्रो भी होता है, नैनो भी होता है, बट सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो माइक्रो होता है, ठीक है। तो माइक्रो एम्पियर हो गया करंट। उसके बाद यहां पे क्या आएगा? रिवर्स बायस वोल्टेज। यहां पे क्या आएगा बेटा? रिवर्स बायस का वोल्टेज आएगा, रिवर्स बायस का वोल्टेज आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। चले हम जरा गौर फरमाते हुए चलेगा। स्केलिंग जरा प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। क्या चेक करिएगा? स्केलिंग चेक करिएगा। मान ले -2 वोल्ट है, -4 वोल्ट है, -6 वोल्ट है, -8 वोल्ट है, -10 वोल्ट है। इसको हल्का सा और दूरी पे बनाऊं, -2, -4, -6, -8, -10, फिर वो आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो मैं ना इसको लिख देता हूं, -10 वोल्ट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब रिवर्स की आप बात करेंगे ना, तो रिवर्स बायस में ऐसा देखा गया था कि जो करंट होता है ना, वो -8 वोल्ट तक तो भैया वोल्टेज की सुन ही नहीं रहा है। उसके बाद तो भाई साहब देखो क्या हाल हो गया इसका, ठीक है। मतलब -8 वोल्ट आते आते तक -8 वोल्ट पे करंट बहुत शानदार तरह से बढ़ गया। द थिंग इज दिस कि यहाँ पे ना जो करंट है वो -8 तक डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है वोल्टेज के ऊपर? बिकॉज भाई साहब आप कितना भी वोल्टेज अप्लाई कर लो, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा पहले से ही कम है ना, तो क्या ही करंट आप बहुत शानदार अचीव कर लोगे। बट जैसे आप -8 वोल्ट पे आए, जैसे आप -8 वोल्ट पे आए, तो करंट एकदम एब्रप्टली इंक्रीजेस। अब इसके इतने ज्यादा तरीके से बढ़ने के पीछे का रीजन क्या है समझे। जैसे आपने -8 वोल्ट दिया ना, तो यहां पे इतना ज्यादा हैवी नेगेटिव पोटेंशियल आ गया कि यहां पे जो बहुत सारे बॉन्ड्स थे ना वो टूट गए। इसको कहते हैं एवलांच। जब बहुत सारे बॉन्ड टूट जाएंगे भाई, एक बॉन्ड का टूटना मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का आना, ठीक है। मान लिया 100 बॉन्ड टूट गए तो 200 इलेक्ट्रॉन आ गए। जहां पे तुम 2-2 के लिए तरस रहे थे, वहां पे अब तुमको 200 इलेक्ट्रॉन मिल गए पहली फुर्सत में ही। तो भाई जब वो करंट प्रोड्यूस होगा तो वो बहुत शानदार करंट होगा। अब वो इतना शानदार करंट है कि अगर आप उसको लिमिट नहीं कर पाए, अगर आप उस पर लिमिटेशन इंपोज नहीं कर पाए, तो आपका डायोड जो है वो जल के फट जाएगा। आया समझ? जेनर ने इसी बात का फायदा उठाया था कि करंट तो बढ़ रहा है, लेकिन आपने एक बात यहां पे नोट करी है। अब आती है जेनर की कहानी, ठीक है। रिवर्स पे ही काम करा है उन्होंने। बस ये समझा कि यार -8 वोल्ट के आसपास या एक रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के आसपास, क्या बोलेंगे इसको अपन? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसे कहा जाता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे होता बेटा ये है
कि करंट की जो वैल्यू है ना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और वोल्टेज जो है वो करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। वोल्टेज जो है वो करंट पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज करंट की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बट वोल्टेज में कोई भी खास आपको चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो वी कैन ऑब्वियसली से दैट वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट बिकॉज करंट बढ़ रहा है लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है। आया समझ? आ गया समझ? तो ये वाली बेसिक कहानी होती है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार ना पहले आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट लेंगे एंड दिस पॉइंट इज द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। दिस इज द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसी रीजन में अब काम करवाने वाले हैं अपन जेनर से। तो जरा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाता हूं। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार, इस चीज को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। अब जरा इसे गायब करते हैं बेटा। अब लेके चलते हैं पूरे कंटेंट के ऊपर। तो अपने पास जो जो स्पेशल पर्पस डायोड्स हैं उसमें से जेनर डायोड पे खास तौर से हमारा प्यार है, ठीक है। जेनर डायोड पे खास तौर से हमारा प्यार है। आई पूरी बात समझ? चले अब जरा कहानी को यहीं से आगे उठाते हैं। जेनर डायोड के बारे में थोड़ी सी कहानी जरा सुन लिया जाए। इट वॉज डेवलप्ड बाई सीजनर। It is designed specially to operate in the reverse breakdown voltage region, ठीक है। कहां पे इसका बेसिक एप्लीकेशन है, कहां पे इसकी खासियत निकल करके आती है? एट द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन, जहां पे हर नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड काम करना बंद कर देता है, वहीं पे जेनर डायोड काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसकी खास बात क्या है कि इन दिस रीजन, इसकी खास बात क्या है कि इन दिस रीजन a normal PN junction diode will stop working. A normal PN junction diode, a normal PN junction diode is not advised to be operational, is not advised to be operational, ठीक है। आई पूरी बात समझ? जहां पे काम करेगा अपना जेनर डायोड। उसके बाद क्या है? तो यहां पे ये काम कर लेगा विदाउट बीइंग डैमेज्ड, ठीक है, विदाउट बीइंग डैमेज्ड। इसका सिर्फ यही रीजन है कि भाई साहब ये जो है ना, ये बहुत ही हैवीली डोप्ड है, बहुत ही खाते पीते घर से ही है, ये बहुत ही ज्यादा हैवीली डोप्ड है। झेल लेगा भाई, झेल लेगा। रिवर्स बायसिंग तुम दे दो इसको अच्छी वाली भी, ये झेल लेगा बिकॉज बहुत ही खाते पीते घर से, बहुत ही हैवीली डोप्ड है ये, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो उसके बाद क्या है? जेनर डायोड इज फैब्रिकेटेड बाय हेवीली डोपिंग। जेनर डायोड इज फैब्रिकेटेड बाय हेवीली डोपिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ पी साइड डोप करा है, पी साइड मतलब बोरॉन की मात्रा भी भर भर के है और फास्फोरस की मात्रा भी भर भर के है, मतलब पी साइड भी हेवीली डोप्ड है और एन साइड भी हेवीली डोप्ड है ऑफ दिस पी एन जंक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हैवी डोपिंग, भाई साहब मैंने बताया था आपको अभी कि जब आप हैवी डोपिंग करते हैं तो डिप्लीशन विड्थ की थिनिंग हो जाती है, ठीक है। देन द डिप्लीशन विड्थ, देन सॉरी हेवीली डोपिंग, दैट डिप्लीशन रीजन ऑफ जेनर डायोड इज वेरी थिन। हैवी डोपिंग करने से डिप्लीशन रीजन जो है ना, जो विड्थ है उसकी, वो बहुत ही छोटी हो जाती है। और अगर डिप्लीशन विड्थ बहुत छोटी हो गई, डिस्टेंस बहुत कम हो गया, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और इवन फॉर अ स्मॉल रिवर्स बायस वोल्टेज, और स्मॉल रिवर्स बायस वोल्टेज कितने का? और 5 वोल्ट का, इसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिल जाएगी। बिकॉज मैंने बताया था -dV/dr होता है, ठीक है, मतलब वोल्टेज अपॉन सेपरेशन डिस्टेंस होता है। तो अगर विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज वेरी स्मॉल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई फॉर अ गिवन वोल्टेज, फॉर अ गिवन वोल्टेज। आई पूरी बात समझ? तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे बेटा। जल्दी कहना 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, हो गया, हो गया। चलो ये वाली कहानी समझ में आ गई है। चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। सर्किट सिंबल क्या होगा? सर्किट सिंबल यहां बना के रखा हुआ है पीएन जंक्शन डायोड। अगर जेनर है तो उसका अलग होता है, अगर नॉर्मल पीएन जंक्शन होता है तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में सर्किट सिंबल कुछ ऐसा होता है, करेक्ट, सही बात है। ये सर्किट सिंबल होता है फॉर अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, बट नाउ यू आर डीलिंग विथ अ जेनर डायोड, नाउ यू आर डीलिंग विथ अ जेनर डायोड। तो यहां पे ना ऐसा एक जेड सा बना देंगे, स्टाइलिश जेड, और ये रहा आपके पास पीएन जंक्शन जो कि जेनर बन चुका है, जो जेनर बन चुका है। तो ये जेनर डायोड का सर्किट सिंबल रहा। दिस इज पी साइड बेसिकली। तो पी साइड मतलब एनोड,
एंड दैट साइड इज एन साइडली डोप, तो फिर ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, कैथोड। तो ये हमारे पास सर्किट सिंबल होता है फॉर अ जेनर डायोड। तो ये तो आपको बस स्क्रीनशॉट ही लेना पड़ेगा ऑब्वियसली इसका, तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद कहानी को फिर अपन यहीं से आगे बढ़ाने वाले हैं। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो ठीक है। ये कहानी है जेनर के बारे में, सर्किट सिंबल देख लिया आप लोगों ने इसका। अब उसके बाद है ग्राफ रिलेटेड टू जेनर डायोड, ठीक है। ग्राफ रिलेटेड टू जेनर डायोड, ये आपको ना दरअसल याद दिलाएगा किसके बारे में, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। जेनर डायोड भी क्या है, स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड ही तो है। तो आपको फॉरवर्ड बायस में ना कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो जेनर डायोड जो है ना वो नॉर्मली एक्ट करता है व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है। नॉर्मली एक्ट्स, it acts normally when it is forward biased. It acts normally when it is forward biased. जब आप इसकी फॉरवर्ड बायसिंग कर देंगे तो फिर ये बहुत नॉर्मली एक्ट करता है, जैसे कि सारे के सारे पीएन डायोड करते हैं काम, ठीक है। बट रिवर्स बायसिंग में तो खासियत है इसकी। तो क्या लिखा है, व्हेन द करंट थ्रू द जेनर डायोड इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। पहली बात तो आप ये समझिए, पहली बात यह है कि जेनर में ना जैसे ब्रेकडाउन क्रॉस हुआ तो उसके बाद करंट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और वहां पे एक बड़ी प्यारी बात आई थी कि वोल्टेज को बढ़ाना नहीं पड़ रहा है बट करंट की वैल्यू बढ़ रही है। या फिर ऐसा बोल दो कि वोल्टेज जो है वो करंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, करंट बढ़े तो बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ ही नहीं पा रही है। आया समझ? सो इन दैट वे वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट। ग्राफ में आप लोग को दिखा चुका था, आपके सामने फिर से प्रस्तुत कर दिया इस ग्राफ को। तो ये ग्राफ जो है ना ये बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ क्या है, बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन है। अब जरा आप इस वाले एरिया पर ही फोकस करिएगा, ग्रीन से करता हूं मैं इसको, ठीक है। अब जरा ना आप इस वाले एरिया पर ही फोकस करिए, इस वाले एरिया पर ही फोकस करो और समझो एक बात, करंट बढ़ रहा है, ठीक है, बट वोल्टेज नहीं बढ़ रहा। तो यहां पे क्या हो रहा है, हियर वोल्टेज जो है वो करंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो हियर वोल्टेज shows no variation, shows no variation, voltage shows no variation with respect to current, with respect to current voltage shows no variation। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इतनी पूरी बात समझ में आ गई है। अब जरा गौर करा जाए, द जेनर डायोड कैन बी यूज्ड इन द ब्रेकडाउन रीजन कंटिन्यूअसली विदाउट बीइंग डैमेज। ये तभी यूज कर सकते हैं, इस जेनर डायोड को हम कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं रिवर्स बायस कंडीशन में विदाउट बीइंग डैमेज, जब हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगा दें उसके साथ सीरीज में, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जब हम लगा दें उसके साथ सीरीज में तो उससे फायदा क्या होता है कि जो ये एक्सेसिव करंट आ रहा है ना, इस एक्सेसिव करंट को आप दरअसल कंट्रोल कर सकते हो। अदरवाइज इसी एक्सेसिव करंट के कारण एक्सेसिव हीटिंग हो जाएगी, जिससे कि डायोड जो अगेन फट जाएगा। तो आप इसको ना जो हैवी करंट यहां से पास कर रहा है इसको आप कंट्रोल कर लो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो उस कंडीशन में क्या है कि करंट आपने कंट्रोल कर लिया है और वोल्टेज वैसे भी कांस्टेंट मेंटेन्ड है। अब ये वोल्टेज का जो कांस्टेंट होना है ना, ये दरअसल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूं कि हम जेनर को यूज करेंगे एज वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। सबसे प्यारी बात क्या है इस पूरे जेनर डायोड की कि हम इसको यूज करने वाले हैं एज वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, चाहो तो इसे कहीं लिख लो बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। अब ऐसा हम इसको कैसे यूज कर पाते हैं, बिकॉज यहां पे करंट बढ़ रहा है लेकिन वोल्टेज की वैल्यू तो कांस्टेंट मेंटेन्ड है ना, तो समहाउ यू आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जेनर। अब अगर जेनर के अक्रॉस, मान लो ये जेनर है, अब अगर जेनर के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज आ रहा है, अब अगर जेनर के अक्रॉस क्या आ रहा है बेटा, अगर जेनर के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज आ रहा है जो कि मैंने ग्राफिकली दिखा दिया, तो अगर मैं एक काम करूं कि मैं इसके पैरेलल में एक आउटपुट रिसीव करने का ट्राई करूं, अगर मैं इसके पैरेलल में एक आउटपुट रिसीव करने का ट्राई करूं तो ये जो आउटपुट है इस आउटपुट में भी कांस्टेंट वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। दिस इट विल ऑल्सो एग्जिबिट, इट विल ऑल्सो एग्जिबिट constant voltage, it will also exhibit constant voltage as output।
अब वो ऐसा क्यों कर पाएगी? बिकॉज जेनर डायोड की खासियत ही वही थी कि वहां पे करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ रही है, लेकिन उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट मेंटेन था। अब अगर जेनर के अक्रॉस का वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन था तो उसके पैरेलल में मैं जो भी आउटपुट निकालने का ट्राई करूंगा वहां पर भी वोल्टेज कांस्टेंट ही मेंटेन रहेगा, बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? बिकॉज potential remains same या potential remains constant in parallel, because potential remains same या potential remains constant in parallel, पोटेंशियल रिमेन्स सेम या पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट इन पैरेलल। ठीक है, तो ये ना वोल्टेज को हम जेनर को हम कैसे यूज करेंगे एज वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर को हम कैसे यूज करेंगे एज वोल्टेज रेगुलेटर, इसका पूरा फंडा जो है ना वो आपके सामने यहां पे मैंने लिख दिया है शॉर्ट में। तो एक बार आप जरा इसको नोट करो और लॉजिक दिमाग में रखो अच्छे से कि यार करंट यहां पे लगातार चेंज हो रहा है बट वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो यही तो खास बात होती है जेनर की, करंट लगातार बढ़ रहा है तो उसको तो आप कंट्रोल कर लोगे ना। ठीक है, इसको आप कंट्रोल कैसे करोगे? एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा दो जेनर के साथ साथ। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, द एक्सेसिव करंट थ्रू द जेनर डायोड, द एक्सेसिव करंट थ्रू द जेनर डायोड, जेनर डायोड में से पास होने वाले एक्सेसिव करंट को आप कंट्रोल कैसे कर लेते हो? एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा करके। द एक्सेसिव करंट थ्रू द जेनर डायोड इज कंट्रोल्ड by placing a series resistance, is controlled by placing a series resistance, by placing a series resistance of decent value। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए इस पूरी बात को। तो जल्दी आप पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद कहानी को अपन यहीं से आगे बढ़ाने वाले हैं। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया पक्का? चलो ठीक। तो ये आपको मैंने बताया कि कैसे आप इसको यूज करने वाले हैं एज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, अब यहां पे क्या बताया? अ जेनर डायोड इज अ यूनिक फीचर दैट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जेनर डायोड का एक बहुत ही स्पेशल फीचर है कि उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है दिस रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट दैट फ्लोज थ्रू इटसेल्फ। ठीक है, ये वाली पूरी बात समझ में आ गई। अब नॉर्मल पी एन डायोड जो होता है ना वो -8 वोल्ट के बाद तो मतलब ऐसा कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। ठीक है, बट द थिंग इज दिस कि जेनर डायोड जो है उसका ऑपरेशनल रेंज क्या है बेटा? उसका ऑपरेशनल रेंज है 2.4 वोल्ट से लेकर के 200 वोल्ट तक का रिवर्स बायस वोल्टेज। ठीक है, यहां नॉर्मल पीएन डायोड तुम्हारा -8 के बाद काम नहीं करने को तैयार हो रहा है, और पीएन जंक्शन को अगर आपने हैवीली डोप करके जेनर डायोड बना दिया है तो अब ये जो जेनर डायोड बना है ये इसका ऑपरेशनल वोल्टेज रेंज तुम चेक करो रिवर्स बायस का, -2.4 वोल्ट से लेकर के 200 वोल्ट तक भी काम करके ये दे देगा। दे पावर डिसिपेशन, यार पावर को निकालने का वैसे भी हमेशा फॉर्मूला क्या रहा है? पावर को निकालने का वैसे भी बेसिक फॉर्मूला क्या रहता है? वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, अगर आप बात करेंगे इन अकॉर्डेंस विथ जेनर, अगर आप बात करेंगे इन अकॉर्डेंस टू जेनर डायोड, अगर आप बात करेंगे इन अकॉर्डेंस टू जेनर डायोड तो वोल्टेज आप कौन सा लेके चलेंगे? जेनर वोल्टेज। और करंट आप कौन सा लेके चलेंगे? मैक्सिमम जेनर करंट अवेलेबल। ठीक है, तो यहां जरा गौर करें, पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या है? जेनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद तो काम करेगा, इनटू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम जेनर करंट वेरी फ्रॉम, अच्छा वो यहां पे जो पावर जो उसकी है ना वोल्टेज, जो वोल्टेज रेटिंग है वो 150 मिली वोल्ट से लेकर के 50 वॉट तक की है। ये रेंज भी काफी शानदार है। आया पूरा समझ में? तो बेसिक फॉर्मूला था ये। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ग्राफ मेरे ख्याल से क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इस लाइन को जरा सा बोल्ड कर दिया है। ठीक है, अगर आप देखना चाहें, ये लाइन नॉर्मल ऐसे बनी हुई थी, मैंने उसको हल्का सा बोल्ड कर दिया था आप लोग के लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब तो क्लियर होगा आप लोग को। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना प्लीज बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया? चलो,
ये वाली चीज भी आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब जरा कहानी को आगे लेके चलें। उसके बाद क्या लिखा है, फॉर अ प्रॉपर वर्किंग ऑफ जेनर डायोड इन एनी सर्किट इट इज एसेंशियल दैट, अब जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाने चाहिए। सीधा सवाल इस पर भी है कि फॉर अ प्रॉपर वर्किंग ऑफ जेनर डायोड, इसी पैटर्न पर है, इसी पूरे सेंटेंस के फ्रेमिंग पे आता है कि व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस। तो जेनर डायोड की काम करने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, द जेनर डायोड मस्ट बी रिवर्स बायस्ड। अरे जेनर डायोड की खासियत ही है कि उसको रिवर्स बायस में यूज करते हैं। अब उसको फॉरवर्ड बायस में यूज करवाओगे तो उसका जो पोटेंशियल है उसका तो फायदा हुआ ही नहीं ना, बिकॉज दिस वाज बेसिकली फैब्रिकेटेड टू वर्क स्पेशली इन द रिवर्स बायस कंडीशन। आई पूरी बात समझ, ये पहला केस हो गया। दूसरा क्या है, जेनर डायोड मस्ट हैव वोल्टेज ग्रेटर देन जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आएगा तभी तो उसका करंट जो है वो बहुत एब्रप्टली इंक्रीज करेगा और इतना शानदार इंक्रीज करेगा कि वोल्टेज बढ़ ही नहीं रहा है बट करंट की वैल्यू बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। ठीक है, तो तभी ये जो इसका जो पूरा कारनामा है वो तभी हो पाएगा जब इसका वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हो। अगर आपने ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज देके रखा हुआ है, अगर आपने ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज देके रखा हुआ है तो करंट कहां कुछ खास था। करंट अचानक से कैसे बढ़ा, जैसे आप पहुंच गए ब्रेकडाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज पे। कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, पक्का आया समझ। तो ये इसकी खास चीज होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब जरा गौर करो, तो जेनर वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन द वोल्टेज विच इज बेसिकली जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, और आखिरी क्या है, जेनर डायोड इज टू बी यूज्ड इन अ सर्किट वेयर द करंट इज लेस देन मैक्सिमम जेनर करंट, अदरवाइज एक्सेसिव हीटिंग, और फिर गया डायोड। आया समझ कि नहीं आया। तो ये अपने पास तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बेटा ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो चलो चलो, ये वाला केस भी अपना हो चुका है। ठीक है, थ्योरी एज वेल एज ग्राफ दोनों अपने देख लिया। अब मैंने कहा था कि यार वोल्टेज का ये जो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह हम यूज करने का सोच रहे हैं जेनर डायोड को, ये कैसे पॉसिबल होगा। ये इसलिए पॉसिबल होगा बिकॉज जेनर का अपना खुद का ही जो ग्राफ है वो आपको बता रहा है, आपको वो इशारा दिखा रहा है कि भाई साहब देखो मेरी खास बात क्या है कि करंट तो बढ़ रहा है लेकिन चेक करो मेरा वोल्टेज बढ़ रहा है क्या। तुमने बोला सही बात है यार, जेनर आपका वोल्टेज तो नहीं बढ़ रहा लेकिन नो मैटर करंट कितना भी बढ़ जाए लेकिन वोल्टेज आपका नहीं बढ़ रहा है, इट इज कांस्टेंट। तो अगर हम आपको यूज करना चाहें एज अ वोल्टेज रेगुलेटर तो आप बहुत फायदे की डील साबित होने वाले हो। ठीक है, चलो अब जरा गौर करो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ जेनर डायोड इज इन मेकिंग अ कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई। कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई के तौर पे आप जेनर डायोड को बकायदा से यूज कर सकते हो। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इन रिवर्स बायस ब्रेकडाउन रीजन, reverse bias breakdown region में a very small change in voltage across the Zener diode produces a very large change in current through the circuit, but the voltage across the Zener remains constant। वही तो बताया था। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग इनपुट आएगा तो हमारे पास अनरेगुलेटेड वोल्टेज आएगा फ्रॉम द लोड, बट द थिंग इज दिस कि जेनर डायोड है ये भैया। ठीक है, जेनर डायोड में क्या होता है, कांस्टेंट वोल्टेज है। यहां पे जेनर डायोड में क्या है कि कांस्टेंट वोल्टेज आ रहा है, और मैंने कहा था कि पैरेलल में ही पोटेंशियल सेम होता है, हर एक बात जुड़ रही है यहाँ पे। तो इसका अगर कांस्टेंट वोल्टेज है तो यही हमने पैरेलल में क्या लगा दिया, लोड। तो सिंस अब ये लगा है पैरेलल में, तो लोड को भी मिलने वाला है कांस्टेंट वोल्टेज, लोड को भी मिलने वाला है कांस्टेंट वोल्टेज। और ऑब्वियसली यहीं से अगर तुम एक और आउटपुट खींच लोगे, मान लो अगर तुमने एक आउटपुट यहां से खींच लिया, ठीक है, तो उसको भी तो मिलेगा सेम वोल्टेज ही ना। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बिकॉज लग गए तीनों पैरेलल में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आया था अनरेगुलेटेड वोल्टेज, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज, और जा रहा है रेगुलेटेड वोल्टेज, कंट्रोल्ड कांस्टेंट वोल्टेज। कोई दिक्कत, पक्का आया समझ। तो इस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर एज वेल। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, तुरंत से पहले आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो बहुत बढ़िया। ये वाला केस आपका डन हो चुका है, जेनर डायोड वाला। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे आप कैसे यूज करेंगे वो भी आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद जो मैंने आपको पूरा बताया है कि कैसे ये काम करेगा, कैसे वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कैसे करंट एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है, जो ग्राफिकली क्या शो करता है कि करंट तो इंक्रीज हो गया बट लो वोल्टेज में कोई चेंज नहीं है, तो वो कैसे होगा, वो सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी करना प्लीज। 3 2 1 रेडी गो एंड
डन, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अगले वाले पे, विच इज बेसिकली अ फोटो डायोड, विच इज बेसिकली अ फोटो डायोड। अब ये फोटो डायोड क्या होता है, तो भाई साहब यहां पे जो शब्द है ना, जरा इसी को आपको तोड़ना पड़ेगा, फोटो डायोड, ठीक है। तो फोटो यहां पे जो आ रहा है, दिस इज बेसिकली कनेक्टेड टू लाइट, दिस इज बेसिकली कनेक्टेड टू लाइट। तो ये एक ऐसा स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है जो एक्साइटेड ही होगा जब उस पे लाइट जा करके पड़ेगी, जब लाइट जा करके स्ट्राइक करेगी। अब लाइट जा करके स्ट्राइक करेगी तो उससे जो फोटो डायोड है वो कैसे काम करना स्टार्ट करेगा, तो जरा गौर करिएगा भाई। किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को या किसी भी चार्ज कैरियर्स को ना, दरअसल जंक्शन को क्रॉस करने के लिए दे नीड सम पोटेंशियल, दे नीड सम एनर्जी, है ना। अब वो एनर्जी वहां कहां से मिलेगी, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एक वेव है जिसका जो वेवलेंथ है ना वो है लैम्डा के बराबर। तुम्हारे पास कोई वेव है जिसका वेवलेंथ क्या है, लैम्डा के बराबर। सो दिस वेव ऑल्सो हैज सम काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। दिस वेव पोजेसेस एनर्जी, इस वेव के पास भी एनर्जी होगी, विच इज गिवन बाई, इस वेव के पास भी एनर्जी होगी, और इस एनर्जी को हम कैसे शो करेंगे, विच इज गिवन बाई, अब ये जो एनर्जी है इसका फॉर्मूला होगा एच सी ओवर लैम्डा। इस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एच सी ओवर लैम्डा, ठीक है, एच सी बाई लैम्डा। जहां पे जरा गौर करें, ई इज द एनर्जी ऑफ द वेव, ई इज द एनर्जी ऑफ द वेव, और यहां पे एच जो आता है दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। यहां पर जो एच आता है दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। और भाई साहब इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होगी तो होगी कितनी, इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.636 10 to the power -34 जूल सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक है। अब उसके बाद यहां पे c का मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और बाकी लैम्डा क्या होगा, वेवलेंथ होगा। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं फोटो डायोड की, तो वहां पे लाइट रे जाके स्ट्राइक करेंगी, और जब लाइट रे जाकर के स्ट्राइक करेंगी तो उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज कैरियर्स को एक्साइट करवा दें, सो दैट वो बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम कर दे और कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स कंडक्टिविटी। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब लाइट के पास एनर्जी होगी, और लाइट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होती है बेटा, लाइट होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ऑब्वियसली इसके पास एनर्जी होगी विच इज गिवन बाय एच सी बाई लैम्डा। अब अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसे कहीं कहीं पे ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है। अब ट्रांसवर्स वेव क्यों कहते हैं बेटा, बिकॉज इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेरी कर रहे होते हैं। कैसे वेरी कर रहे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखें जरा कैसे होगा ये मान लो कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक वेव है, ये क्या है तुम्हारे पास, ये मान लो इलेक्ट्रिक वेव है। देखो भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक वेव है, और इसके बाद क्या बनेगी यहां पे, मैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये थी इलेक्ट्रिक वेव, अब बनेगी इसके बाद मैग्नेटिक वेव। अब खास बात क्या है पता है, इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव जो है ना वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक वेव इस बोर्ड के प्लेन में मूव कर रही है ना, तो मैग्नेटिक वेव जो है वो ऐसे पहले इस बोर्ड के प्लेन के बाहर, फिर इस बोर्ड के प्लेन के अंदर, ठीक है। तो ऐसे गया, ठीक है, आया को समझ, तो ये ऐसे बाहर आया फिर ऐसे अंदर गया। अब इसको भी जरा मैं वेरिएशन वाइज शो तो कर दूं, ठीक है बेटा। चलो, तो ये अपने पास जो था, ये व्हाइट वाला क्या था अपने पास, इलेक्ट्रिक वेव, और ये जो अपन ने ग्रीन से बनाया था दिस वाज नथिंग बट द मैग्नेटिक वेव का वेरिएशन, ठीक है। और इसलिए अपन कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना वो ट्रांसवर्स वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
आर ट्रांसवर्स वेव्स इन नेचर। ठीक है, इतनी पूरी बात समझ में आ गई। तो एक काम करो, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद कहानी को अपन आगे बढ़ाने वाले हैं। चलिए फिर ठीक है, बहुत शानदार। तो अपने पास क्या आ गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होता है। कैसे होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ओके डन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, और ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, वही तो खास बात है इसकी, ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये जो वेव जिस तरफ जा रही है ना, ये वेव जा रही है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद इसके परपेंडिकुलर वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड खुद इसके परपेंडिकुलर वेरी कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर वेरी कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का श्योर हो? चलो ठीक है, बहुत शानदार। तो ये वाली बात तो हो गई है। एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट तो आप ले ही चुके थे। अब जरा कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं और आपको लेके चलते हैं अगले वाले कंटेंट पे। ठीक है, तो क्या लिखा है, द फोटो डायोड इज अ पीएन जंक्शन डायोड विच इज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ऑप्टो जो यहाँ पे वर्ड यूज करा गया है, ऑप्टो का जो यहाँ पे वर्ड यूज करा गया है, ये करा गया है विथ रिस्पेक्ट टू, एक रेफरेंस दिया गया है लाइट के लिए। यहां पे ये रेफरेंस के लिए देके रखा है फॉर लाइट। ठीक है, तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच करंट कैरियर्स आर जनरेटेड बाय फोटॉन्स। अब ये फोटॉन्स क्या होते हैं, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से जब भी कोई लाइट का सोर्स चालू होगा तो आप लाइट को ऐसे मत परसीव करिए कि एज इफ वो कंटिन्यूअस पैटर्न में फ्लो कर रही है। आप उसको मान लीजिए कि वो डिस्क्रीट छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जीज हैं। ठीक है, और हर उस पैकेट ऑफ एनर्जी को कहा गया है फोटोन। तो अगर आप कंटिन्यूअस लेके चलेंगे तो वो अलग बात हो जाएगी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से लाइट कंटिन्यूअस पैटर्न में आप परसीव मत करो। आप मानो कि वो जो लाइट निकल रही है ना, वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में निकल रही है। तो पैकेट एनर्जी पैकेट्स दैट इज एनर्जी पैकेट्स, ये जो पैकेट्स हैं वो बेसिकली एनर्जी पैकेट्स हैं, और इन्हीं एनर्जी पैकेट्स को कहा जाता है फोटॉन्स, कॉल्ड एज फोटॉन्स। इन्हीं एनर्जी पैकेट्स को बेटा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फोटॉन्स। कोई मसला, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये वाली केस समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिवाइस इन विच करंट कैरियर्स आर एक्साइटेड या आर जनरेटेड बाय फोटॉन्स। ठीक है, अब ये फोटॉन्स कहाँ से आएंगे, तो ये एक लाइट स्ट्राइक करवा देंगे अपन। ठीक है, तो वो जो लाइट निकल रही है अगेन वो कंटिन्यूअस पैटर्न में नहीं है, वो डिस्क्रीट में निकल रही है। ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स में निकल रही है, कॉल्ड एज फोटॉन्स। ठीक है, थ्रू फोटो एक्साइटेशन दैट इज फोटो कंडक्शन बाय लाइट। ठीक है, लाइट जब आगे स्ट्राइक करेगी तो करंट कैरियर जो है वो एक्साइटेड हो जाएंगे और वो बैरियर को क्रॉस कर लेंगे एंड दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंडक्टिविटी। ये वाली बात होती है। अब क्या है, व्हेन द फोटो डायोड इज रिवर्स बायस। लो भाई साहब, अब ये वो मसला आ गया है जब करंट आपको देखेगा नहीं, करंट यहाँ पे नदारद है। क्यों? बिकॉज रिवर्स बायस कंडीशन है। इन रिवर्स व्हेन द फोटो डायोड इज रिवर्स बायस्ड विथ वोल्टेज लेस देन ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम के वोल्टेज पर है। ठीक है, देन नो करंट इज इंसिडेंट ऑन इट्स जंक्शन। ठीक है, देन यहां पे कोई भी करंट नहीं आएगा, जब कोई भी लाइट आगे स्ट्राइक नहीं करेगी। यहां पे यहां करीब भी है, और अगर वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम पे अप्लाई करिए आपने लाइट, तो फिर वहां पे कोई भी करंट यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी लाइट आपने स्ट्राइक करवाई थी ना, उसकी जो एनर्जी है वो उसके बैरियर एनर्जी से कम है, वो उसके वर्क फंक्शन से कम है। तो फिर अब जो आपका जो लाइट जाके स्ट्राइक करी है उसके पास सफिशिएंट एनर्जी ही नहीं है कि वो एक्साइट करवा पाए चार्ज कैरियर्स को, और इस कंडीशन में कोई भी करंट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसको अपन कहते हैं डार्क करंट। इसे क्या कहा जाएगा बेटा, इसे कहा जाएगा डार्क करंट। आगे पूरी बात समझ, तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले, तो उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया पूरा केस। चलो बेटा, बहुत शानदार, इसको निपटाया जाए। ठीक है, अब जरा आगे बढ़े। देख लो भाई साहब, फोटो डायोड्स के कौन कौन से यूजेस हैं वो जरा देख लें। तो फोटो डायोड इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स। पहला इसको आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, ऑप्टिकल सिग्नल्स के डिटेक्शन में काम आता है। और डिटेक्शन से मुझे एक बात और ध्यान आ गई कि यहाँ पे ना पीएन डायोड्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन गए थे जहाँ पे आपसे ये पूछता है कि कोई फर्दर लाइट है। ठीक है, जैसे मान लो अगर 600 नैनोमीटर के वेवलेंथ की कोई लाइट है, अब पूछते हैं कि क्या इस लाइट को आपका पीएन जंक्शन डायोड जो है क्या वो उसको डिटेक्ट
डिटेक्ट कर पाएगा अगर इसका खुद का जो बैरियर पोटेंशियल है वो मान लो 3 वोल्ट का है या 0.3 वोल्ट का है। तो आपको एक बात समझनी पड़ती है, अगर सप्लाइड एनर्जी, जो भी आपने रेडिएशन अप्लाई करा है, तो जो भी आपने एनर्जी को सप्लाई करा है, अगर सप्लाइड एनर्जी इज मोर देन द रिक्वायर्ड एनर्जी, अगर सप्लाइड एनर्जी इज मोर देन द रिक्वायर्ड एनर्जी, तो भैया ऑब्वियसली वो जो पी एन डायोड होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ सप्लाइड एनर्जी। और अगर आपका पी एन डायोड रिस्पॉन्ड कर रहा है टुवर्ड्स एनी टाइप ऑफ सप्लाइड एनर्जी, इसका मतलब द पी एन डायोड हैज ऑलरेडी डिटेक्टेड दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ। आया समझ कि नहीं आया? अब सप्लाइड एनर्जी आप कैसे निकालोगे? तो सप्लाइड एनर्जी निकलता है बेटा HC बाई लैम्डा से। कैसे निकलता है? HC बाई लैम्डा से। और रिक्वायर्ड एनर्जी आप कैसे निकालोगे? तो भैया एनर्जी मतलब वर्क, वर्क का मतलब चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल कौन सा भाई साहब? आपकी जो एनर्जी है दैट शुड बी मोर देन द वर्क फंक्शन EV नॉट। ठीक है, कौन सा वाला पोटेंशियल होगा बेटा? ये V नॉट से बेटर V भी लिख देता हूं उसको, बैरियर पोटेंशियल। आया समझ के नहीं आया? पक्का डन। तो ये वाली छोटी सी कहानी होती है ना। अब वो डिटेक्शन को देख करके मुझे को ध्यान आ गया था कि ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स बनते हैं काफी सारे। ओके डन। दूसरा क्या है? इन डीमॉड्यूलेशन फॉर ऑप्टिकल सिग्नल्स, ऑप्टिकल सिग्नल्स के डीमॉड्यूलेशन में काम आता है। अब यहाँ पे होता क्या है, कम्युनिकेशन चैनल में एक होता है मॉड्यूलेटर, एक होता है डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो मॉड्यूलेटर कहाँ पे होता है? जहां से आप सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे हो उस जगह पे होता है मॉड्यूलेटर सेटअप, और जहां पे सिग्नल्स को आप रिसीव कर रहे हो उस जगह पे सिग्नल्स को एकदम डीमॉड्यूलेट करते हैं, हटाते हैं पूरी पैकेजिंग वगैरह। पैकेजिंग क्या होती है? देखो सिग्नल्स दो तरह के होंगे, एक होगा मैसेज कैरियर, ठीक है, एक होगा उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल मान लो कि अपने पास एक मैसेज सिग्नल है, ठीक है, अब वो जो मैसेज सिग्नल है ना उसकी आप दरअसल मॉड्यूलेशन कर देते हैं विथ अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कैरियर सिग्नल, जैसे आप कहते हैं कैरियर सिग्नल। अब जैसे कोई, अगर आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, ठीक है, अब उस सॉन्ग की जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ कम हर्ट्ज पे होगी, लेकिन जो आप जिस रेडियो चैनल के थ्रू सुन रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज पे होती है। किस पे होती है? मेगाहर्ट्ज पे। सो दे आर बेसिकली द कैरियर सिग्नल्स। आया समझ में? तो कैरियर सिग्नल को मैसेज सिग्नल के ऊपर चढ़ाना, दिस इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन, जो कि करते हैं एट द ट्रांसमीटर एंड। और रिसीवर एंड पे क्या करेंगे? कैरियर सिग्नल को मैसेज सिग्नल से अलग कर देना। ठीक है, ये वाला काम करेंगे एट द रिसीविंग एंड, उसे अपन कहते हैं डीमॉड्यूलेटर। तो वहां पर भी आप यूज करते हैं किसको? फोटो डायोड्स को। ठीक है, उसके बाद क्या है? इन स्विचिंग द लाइट ऑन एंड ऑफ, ये कहाँ पे होता है? बहुत सारे मॉडर्न कॉलोनीज में ना ऐसा होता है कि जो अपने पास स्ट्रीट लैंप होता है ना, वो जैसे ही शाम होती है ना, तो जैसे ही एक डिसेंट डिमनेस आ जाती है तो उतने में वो चालू हो जाता है। सो दे आर बेसिकली फोटो डायोड्स। वो लाइट की इंटेंसिटी पे ही डिपेंड कर रहे हैं कि वो कब चालू होंगे, वो कब बंद होंगे। इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है। इन लॉजिक सर्किट्स, लॉजिक सर्किट इज अ पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉर गेट होता है, ठीक है, नैंड गेट होता है, ऐसे कॉम्बिनेशनल गेट्स भी होते हैं बहुत सारे। इन रीडिंग ऑफ कंप्यूटर्स, पंच कार्ड्स एंड टेप्स, ठीक है, तो वहां पर भी फोटो डायोड्स का यूज बहुत ही शानदार तरह से होता है। तो आपको ऑब्वियसली इसको एक बार याद करना पड़ेगा, एक बार इससे गो थ्रू होना पड़ेगा। कम से कम 3 पॉइंट्स भी अगर दिमाग में रहेंगे तो यू कैन राइट द आंसर्स। ठीक है, आया समझ? तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले तो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया। चलो भाई साहब, तो मेरे ख्याल से इतनी जो पूरी कहानी थी वो आपको अच्छे से भली भांति समझ में आ गई होगी, दिमाग में बैठ गई होगी। दिस वाज द जेनर डायोड। अब इसके अंदर जो भी चीजें थी आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है। आपका बस ये बनता है कि आप तरीके से चीजों को रिवाइज करें और अपने एंड से कोई भी कमी बिल्कुल भी ना छोड़े। चलिए ठीक है, अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है बेटा आपको, वो CBSE इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर सिलेबस कवरेज, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड की क्लासेस विद एंटायर सिलेबस कवरेज। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।